বলতে দেওয়ার জন্য আরও একবার অনেক অনেক ধন্যবাদ। নমস্কার। धन्यवाद। माननीय भोला सिंह जी। धन्यवाद सभापति जी, आपने मुझे रेल बजट 2024 और 25 की अनुदान मांगों पर बोलने का मौका दिया। मैं 18वीं लोकसभा के पहले बजट सत्र में पहली बार बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसके लिए मैं अपने क्षेत्र की जनता का भी आभार करता हूं कि उन्होंने लगातार तीसरी बार मुझे बुलंदशहर से इस सदन में आने का मौका दिया। सभापति महोदय, पिछले 10 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय मंत्री जी के द्वारा देश में रेलवे के क्षेत्र में बहुत ही ऐतिहासिक कार्य विकास के रूप में, यात्रियों को सुविधा देने के रूप में और जो हमारी रेलवे लाइनें थी उनको विकसित करने के रूप में। जब हम पहले 2014 से पहले रेल में सफ़र करते थे तो जब स्टेशन से जाते थे तो बहुत गंदा स्टेशन हमको देखने को मिलता था, और जब हम ट्रेन में बैठते थे तो बाथरूम के बाहर खड़ा होने में भी दिक्कत होती थी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मंत्री जी के द्वारा रेलवे में सफाई पर बहुत ही ध्यान देकर जो सुविधाएं यात्रियों को मिलती थी उन सुविधाओं में ऐतिहासिक कार्य करके लोगों को अच्छी सुविधा देने का कार्य किया है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। सभापति महोदय, आधुनिक ट्रेनें भी बनाई हैं सरकार ने। पिछली बार जब हम देखते थे 14 से पहले जब दिल्ली आते थे तो रेल भवन के पास में लंबे समय आज़ादी से लेकर वो पुराना इंजन नज़र आता था, लेकिन आज हम देखते हैं तो हमको अपने सरकार की बहुत ही ऐतिहासिक ट्रेन जो वंदे भारत ट्रेन चली है उसका मॉडल हमको देखने को मिलता है। ये बहुत ही बड़ा बदलाव है। और बदलाव में अगर आप बात करूं कि 2014 से पहले 14 साल में मात्र 43,000 कोच बने थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रेल मंत्री जी के द्वारा 2014 के बाद 8 साल में ही 43,000 कोच नए सरकार ने बनाए हैं। अगर हम विद्युतीकरण की बात करें कि जहां 60 साल में मात्र 20,000 किलोमीटर का विद्युतीकरण हुआ था, पिछले 10 सालों में वहीं 44,000 किलोमीटर का विद्युतीकरण अपनी सरकार के नेतृत्व में किया है, जो बहुत ही ऐतिहासिक काम है। नए कोच का निर्माण हुआ है, ट्रैक निर्माण हुआ है, और अगर हम बात करें जो ट्रैक का निर्माण हुआ है 10 साल में 31,500 किलोमीटर, जो कि जर्मनी की तुलना में बिल्कुल बराबर है। इतना ऐतिहासिक काम रेल मंत्रालय ने किया है, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूँ। रेल लाइनों का दोहरीकरण और इसके साथ साथ जो अपना उत्तर प्रदेश है, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, उत्तर प्रदेश में भी बहुत ही परिवर्तन रेलवे के क्षेत्र में विकास के रूप में हमको देखने को मिला है। 2009 से 2014 तक जहाँ 199 किलोमीटर के न्यू ट्रैक बने थे, 2014 से 24 तक 490 किलोमीटर के जो 2.5 गुना ज़्यादा हैं वो अपनी सरकार ने बनाए हैं। विद्युतीकरण के मामले में जहाँ 2009 से 2014 मात्र 199 किलोमीटर का विद्युतीकरण हुआ था, आज 606 किलोमीटर का विद्युतीकरण लगभग 3 गुना अपनी सरकार ने किया है, और उत्तर प्रदेश पूरा 100% विद्युतीकरण के रूप में हो गया है। तो मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं। अभी 157 नए स्टेशन अमृत स्टेशन के रूप में विकसित माननीय मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में किए हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। और जिसमें एक मेरी लोकसभा बुलंदशहर का भी स्टेशन अमृत स्टेशन के रूप में विकसित हुआ है। आज़ादी से लेकर 2014 तक किसी ने सोचा नहीं कि पुराने स्टेशनों को जो उनमें सुविधाएं होनी चाहिए थी किस तरीके से बदलाव किया जाए। ये सोच माननीय मंत्री जी की हुई और उन्होंने अमृत स्टेशन के नाम से उनको डेवलप करने का जो निर्णय लिया वो बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है, और उससे बहुत आधुनिक सुविधाएं अपने स्टेशनों पर मिलेंगी। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मंत्री जी को। बुलंदशहर में 2014 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी की सभा सीधा वैष्णो देवी से बुलंदशहर आए थे, सौभाग्य मेरा, और उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मंत्री जी ने एक सीधा ट्रेन बुलंदशहर से जम्मू कश्मीर के लिए हमारे लिए दिए। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। मेरे यहाँ पे जो रेलवे की लाइनें जाती थी वहाँ पर क्रॉसिंग पे लंबा समय लोगों को लगता था, जाम लगता था। 3 ओवरब्रिज बनाए हैं और 4 अंडरब्रिज बनाए हैं, उनके लिए भी माननीय मंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ। मेरे आग्रह पर मेरे लोकसभा क्षेत्र के डिवाई स्टेशन पर देहरादून सुदेरागंज ट्रेन का एक स्टॉपेज माननीय मंत्री जी ने दिया, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। और माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी, जो मेरा लोकसभा क्षेत्र है बुलंदशहर एनसीआर का हिस्सा है और बहुत ही नज़दीक यहाँ से है,
और बुलंदशहर में बहुत सारे लोग दिल्ली का आवागमन दिल्ली का रहता है, लेकिन बुलंदशहर से दिल्ली के लिए कोई डायरेक्ट पैसेंजर ट्रेन नहीं है। और बहुत सारे अपना दूध का उत्पादन, सब्जियों का उत्पादन, फलों का उत्पादन, आलू का उत्पादन जो एनसीआर के लिए सप्लाई बुलंदशहर से दिल्ली और एनसीआर के लिए सप्लाई होता है, तो बहुत सारे लोगों को अच्छी सुविधा मिल सकती है अगर कोई डायरेक्ट ट्रेन बुलंदशहर से दिल्ली के लिए चले, क्योंकि कोई भी आवागमन नहीं है। मेरे यहाँ पे एक अलीगढ़ से मुरादाबाद होती हुई एक लाइन जाती है जिसमें मुंबई से बरेली के लिए एक ट्रेन चलती है, इंदौर से बरेली के लिए एक ट्रेन चलती है और एक बरेली से बांदीकुई के लिए ट्रेन चलती है। इन ट्रेनों का अगर स्टॉपेज वहाँ मिल जाएगा तो हमारे क्षेत्र के लोगों को आवागमन की सुविधा मिलेगी, वहाँ को उनको लाभ मिलेगा। एक पैसेंजर चलती है खुर्जा से बुलंदशहर होते हुए मेरठ, तो एक नुमाइश के पास एक हॉल्ट उसकी आवश्यकता है माननीय मंत्री जी। शहर के लोगों को वहाँ से आवागमन में, क्योंकि सुबह वो 6:30 खुर्जा से चलती है, वहाँ हॉल्ट नहीं है तो लोगों को दिक्कत, उसका कोई लाभ नहीं मिल पाता है। तो अगर ये आप वहाँ पर स्टॉपेज दे देंगे गिरधारी नगर नुमाइश पे, तो उसका बहुत आपका आभार होगा। एक सर्वे चोला से बुलंदशहर और एक बुलंदशहर से जहांगीराबाद अनूपसर होते हुए डिवाई, जहाँ पर नरोरा एटॉमिक एनर्जी पावर स्टेशन भी है, वहाँ तक के लिए पिछली सरकारों में हुआ था, लेकिन वो पेपर पे ही रहा, कुछ उसमें कार्य हुआ नहीं, इसलिए कोई सुविधा भी नहीं वहाँ से मिल पाई। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि या तो कोई डायरेक्ट आप बुलंदशहर से चला दें, नहीं तो ये जो अपना दिल्ली से अलीगढ़ लखनऊ वाला मार्ग है, हमारे यहाँ से प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए जाने के लिए कोई ट्रेन की सुविधा नहीं मिलती है, क्योंकि या तो हापुड़ से लेनी पड़ती है, अलीगढ़ से लेनी पड़ती है। तो अगर चोला पे चोला बिल्कुल जहाँ जेवर एयरपोर्ट बन रहा है उसके बीच में है, बुलंदशहर से सटा हुआ और बुलंदशहर का हिस्सा है, अगर उस स्टेशन को आप चोला स्टेशन को कुछ लखनऊ दिल्ली जाने वाली ट्रेनों को स्टॉपेज दे दें, नया बुलंदशहर के नाम से उसको अगर नाम दे दें, तो सुविधा बुलंदशहर वालों को दिल्ली आने जाने की भी मिलेगी और लखनऊ जाने की भी मिलेगी। मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं। सभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, बहुत बहुत आपका आभार, और आशा करूंगा कि जो मेरी मांगे हैं मेरे क्षेत्र के, उसके लिए उस पर आप ध्यान देंगे, जैसे आपने बिना मांगे बहुत कुछ दिया और मांगने से कुछ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय कोस्ट मेंटेनेंस का भी अभी से शुरू किया जाए तो आने वाला काल अच्छा होगा। तो इसलिए मैं बंद करें। हाँ, मैं समाप्त करता हूँ। जो भी पूर्वोत्तर राज्यों में रेलवे प्रोजेक्ट होगा उसको नेशनल प्रोजेक्ट्स डिक्लेयर करके आप आगे बढ़ाइए, ये देश का हित के लिए। आपने मौका दिया, धन्यवाद। जय हिंद। माननीय जीन कोरिया कोस्टी। Thank you, sir, for getting this opportunity to speak in the discussion of demands for grants for railways. I'm happy to see Honorable Railway Minister Ashwini Vaishnav ji is here, because I am raising about the only one matter related with Angamari Shabari. Sir, I am representing the constituency Idiki. My district is Idiki, and Idiki district comes under the purview of Indian Railway due to Angamali Shabari project. There is no other railway connectivity through my place. Our only hope is Angamali Shabari, and you must know, sir, how much pain we are suffering for this project. Last 26 years, we are waiting for Angamali Shabari, but this government, nothing has done. That is, I am very sorry to say. And Honorable Minister is very much aware, I already pointed out. Sir, last week there were an answer from Honorable Minister's side towards our Honorable Member Adur Prakash, and an unstarred question raised by me. That answer was politically motivated. I am sorry to say that, because government's intention doesn't start Angamali Shabari, and government is changing the priority to Changanur Pamba. Sir, from Kerala state, from the Chief Minister's side, 3 times Kerala government given the commitment to Government of India for 50% of cost sharing. Firstly, in the year 2016, by our Chief Minister, late Sri Umman Chandy, given the commitment 50-50 share. And then the second government, that means the present LDF government, did not support. But they committed in 2021. They given the letter here. Again in 2023, last year, Chief Minister Pinarayi Vijayan given the commitment to Government of India.
Government of India got 3 times opportunity to defreeze this project, but nothing has done. And again, lastly, our Transport Secretary, yes, he has given a letter to Railway Ministry, requested to Railway Board Chairman to extend Angamali-Shabari Railway project up to Vizhinjam Port via Pathanamthitta, Punalur and Nedumgad. Sir's intention is very clear. State Railway Minister also given a letter, our first priority for Angamali-Shabari only. And I don't know where from that demand Changanur-Pamba is came. We are not against Changanur-Pamba. We are not against any railway network. But our demand only after the completion of Angamali-Shabari, after the completion of this project only, this government should start the Changanur-Pamba. That is our demand. Sir, the Transport Secretary given the letter again. Lastly, our State Railway Minister given the letter to here. But this government didn't respond to that letters. And again asking to the state government, you should give the commitment. I don't know why. Sir, secondly, Honorable Minister answered, there is a public agitation is going on. I don't know where. Where is the public agitation against Angamali-Shabari project? We are not knowing about that. All the public, that means the public, whoever residing in that project area, they are supporting this project very much. And Minister answered, there is a public demand for Changanur-Pamba. I don't know who is behind that. Anyway, I said, we are not against that project, but after the completion of Angamali-Shabari. Sir, I would like to point out 2-3 things. The proposed Changanur-Pamba line goes up to Pamba, whereas the Angamali-Shabari line terminates about 33 kilometers Pamba, which will not be convenient for pilgrims. This is the justification of Honorable Minister. Sir, I want to point out one thing. The earlier sanctioned Angamali-Shabari project, that was up to the point of Pamba. But due to the stiff resistance of Forest Department, it had to be terminated before Pamba, that is at Erumeli. If we are getting the Forest Department sanction, we can extend this Angamali-Shabari project up to Pamba. There is no restriction, there is no objection from there. If the Forest Department is permitting, we can extend up to Pamba. Sir, the total distance to Sabarimala Shrine, 80% of the pilgrims are coming from the northern side. That means the states from Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Maharashtra and Tamil Nadu. They are entering through Sabarimala via Angamali only. If we are taking Angamali as a common point, Angamali to Pamba via Erumeli only taking 145 kilometers. If we are traveling through Changanur, it is taking 201 kilometers. Sir, it is clear from the above, there is a saving of 56 kilometers for a pilgrim if he chooses Angamali-Shabari line to reach Pamba. Sir, apart from that, the traditional way to Sabarimala through Erumeli only, because there is a Pettathulal is going on, all the pilgrims are participating in that Pettathulal before entering Sabarimala Shrine. That is a fact. That's why the traditional way through Erumeli only, sir. Sir, I want to point out one thing more. That is, Changanur-Pamba rail line, it is useful only at the time of Sabarimala season. That is only for 45 days. But we can use this Angamali-Shabari project as a third parallel line of Kerala. We can pass through Sabarimala, we can pass through Erumeli towards Punalur. Punalur is the entrance of Tamil Nadu also. And we can extend that project up to the Vizhinjam seaport. That is our new demand. Kerala state officially given the letter to extend this project up to Vizhinjam seaport. Sir, there are a lot of opportunities. In my understanding, sir, the proposed Changanur-Pamba line is costing 9,000 crore. But earlier project, that means Angamali-Shabari only of 3,801. It was admitted by Railway Department. The revised estimate already admitted by the Southern Railway. And then why they are denying this Angamali-Shabari, that I want to know. Sir, the State Railway Minister lastly written the letter about the priority matter, and I'm not repeating this, that, sir. Sir, as far as I am concerned, I'm repeating. I am concluding. Lastly, sir, my concern is Idukki district have this only opportunity for railway connectivity. There is no other options. And moreover that, this third parallel line will helpful for the tourism sector development. And it is passing through the agriculture and plantation area, the goods movement of agriculture and plantation sector. It is very much helpful. And for tourists,
it is very much helpful. And also, lastly, I am concluding, we 26 MPs from Kerala, together given submission to Government of India, together given submission to Honorable Railway Minister. Railway Minister is aware about that. And state government is again and again saying the priority must be for Angamali Shabari project. So my humble demand here, defreeze Angamali Shabari project very immediately and complete that project very immediately. By these words, I am concluding. Thank you very much.